जाती दिखेगी। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की बात कही। 2024 और 2025 वो वर्ष रहा जब बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद भी किया, जो कोविड के दौरान शुरू हुई थी 2020-21 में। 2024 तक तो वो बढ़ती रही, लेकिन 24-25 में बहुत बड़े पैमाने पर वो चीज पीछे भी हटी, क्योंकि मार्केट से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो कोरोना के बाद जाहिर तौर पर मिला था। अचानक मार्केट चढ़ा था। तो एक तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों के लिए सलाह क्या है, और दूसरा जो बात अभी हमारी रह गई कि किन किन सेक्टर की वजह से, कौन कौन से सेक्टर के जो शेयर हैं वो चढ़े हैं जिससे ओवरऑल मार्केट पर आपको ये फर्क दिख रहा है, और किन सेक्टरों में आगे भी ये तेजी बरकरार रहती हुई आपको नजर आ रही है। पहले मैं आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे देता हूं। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में जो भी व्यक्ति आता है, हालांकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। हम यहाँ कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहे, हम एक न्यूज एनालिसिस में उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो लोग जल्दी निकल गए, मुझे लगता है आज उनको थोड़ा अफसोस होगा। जब भी आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आपको 5 से 10 साल का नजरिया रखना चाहिए। शेयर मार्केट में विशाल, मैं जोर दे के कहूंगा और तेज आवाज में इस बात को कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में जिस भी व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया है, उसने लॉन्ग टर्म में रह के कमाया है, यानी दीर्घ काल में, लंबे वक्त में आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आप अगर थोड़ी 1 साल मार्केट देखिए, वो मार्केट ही क्या, जो एक ही डायरेक्शन में जाते रहे, वो मार्केट ही क्या है। मार्केट की खूबसूरती इसी में है कि वो ऊपर नीचे होती है। और अगर सोचिए आप, अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाएगी ऐसे, तो फिर तो लोग अपना काम धंधा छोड़ के यही कुछ करने लग जाएंगे। फिर 20 करोड़ क्या, फिर तो 140 करोड़ डीमैट अकाउंट होने चाहिए। तो मार्केट की लंबे अवधि में जो भी बना रहता है, वही मार्केट का फायदा उठा पाता है। यही मार्केट की खूबसूरती है। ऊपर जाती है, करेक्ट होती है, कोई साल अच्छा नहीं जाता, कोई साल बहुत अच्छा जाता है, कोई साल बिल्कुल खराब जाता है, वगैरह वगैरह। यही पर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगी। आज तक दिया है। कोविड में ये निफ्टी 7,500 पे था विशाल, आज ये निफ्टी देखिए कहां खड़ा हुआ है। निफ्टी 26,000 से ऊपर खड़ा हुआ है। आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 4 गुना होने को है 5 साल के अंदर। कहां आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा। तो मैं समझता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लंबे वक्त में बना रहना चाहिए। आपने सेक्टर्स की बात करी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला सेक्टर, एफएमसीजी, डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। और अब तो लगभग ऑटोमोबाइल ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। कल जो हमने तेजी देखी 320 पॉइंट निफ्टी की, अक्रॉस द बोर्ड थी। ज्यादातर सारे काउंटर्स पे आपको तेजी नजर आ रही थी। मैं सभी सेक्टर्स को मैंने रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, जो कि पिछले दिनों से थोड़ा दबाव में था। मैंने बताया, फिर से मैं नाम लेता हूं, एफएमसीजी है, डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनी बनाती हैं उनका है। ये सेक्टर्स इस प्रकार के हैं जो आपको लंबे वक्त में, पर इसमें मैजिक फॉर्मूला क्या है कि आप लंबे वक्त तक बने रहिए। छोटे छोटे उतार चढ़ाव आप देखेंगे तो आप मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। सेबी ने एक वार्निंग दी थी पीछे। सेबी ने कहा था कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म, 10 बजे खरीदा 12 बजे बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, 15 दिन में खरीदा फिर बेच दिया, ऐसे लोग 89% चांस है कि वो अपना पैसा गवा के जाते हैं। परंतु जो लॉन्ग रन में रहते हैं, मेरे मित्र थे, आज वो दुनिया में नहीं है, राकेश झुनझुनवाला साहब, उनसे मैंने ये मंत्र लिया कि अगर आपको मार्केट में कमाना है तो आपको लंबे वक्त तक बना रहना पड़ेगा। छोटे मोटे उतार चढ़ाव को आपको नहीं देखना चाहिए, अगर आपको वाकई में शेयर मार्केट से अमीर बनना है तो। ठीक है, अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, सोने चांदी की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस आखिरी हिस्से में मैं सोने चांदी की बात जरूर करूंगा। आपने जैसा शुरुआत में कहा, जब हम बात कर रहे हैं तो 1,30,000 तक सोना पहुंच चुका है, 1,62,000 के पार चांदी हो चुकी है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ सोना चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ तेजी से दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ लोग मुझसे कहते थे विशाल कि जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो सोना चांदी नीचे जाते हैं, तो और जब सोना ऊपर जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है। मैं उनसे मेरी बहस हो जाती थी लोगों से, जब मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, दोनों को अलग अलग फैक्टर्स चलाते हैं, कभी कभी कुछ कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं। अब देखिए, एक कॉमन फैक्टर ने दोनों चीजों को चढ़ा दिया। ये फेड के इंटरेस्ट रेट होने की अभी सिर्फ अटकलें हैं। इन अटकलों से शेयर मार्केट भी चढ़ने लग गई और सोना चांदी भी चढ़ने लग गए, क्योंकि जब जब फेड के रेट्स कम होते हैं तो लोगों का सोना चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स पर, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट पर से विश्वास और बढ़ जाता है। और अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने की बात हो रही है, परंतु साथ साथ रशिया और नेटो के बीच में टेंशन और बढ़ती जा रही है। लोग जो अंतरराष्ट्रीय खबरों का एनालिसिस करते हैं, और यूएस डॉलर एक और कारण बढ़ने का, शेयर मार्केट को भी, भारतीय शेयर मार्केट को बढ़ने का और सोना चांदी को बढ़ने का, कि पिछले 2 दिनों में यूएस डॉलर फिर से कमजोर हुआ है। कमजोर हुआ है किसके खिलाफ? भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, स्विस फ्रैंक, यूरो,
येन और ब्रिटिश पाउंड, इन करेंसीज के खिलाफ एक डॉलर इंडेक्स होती है, वो 100 के नीचे आ गई है, फिर वो 99 के आसपास आ गई है। तो यूएस डॉलर जब जब कमजोर होगा सोना चांदी बढ़ेगा, यूएस डॉलर जब जब कमजोर होगा कुछ हद तक भारतीय शेयर मार्केट भी बढ़ती दिखाई देती है। तो इस बार दोनों चीजों को ऊपर चढ़ाने वाले फैक्टर्स कुछ हद तक कॉमन दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये रिश्तेदारी आपस में ऐसी नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओ तो मैं भी स्वर्ग जाऊं, मैं नर्क जाऊं तो तुम भी नर्क जाओ, ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि शेयर मार्केट में अभी ये तेजी बनी रह सकती है, बहुत चांसेस हैं, वैसे ही क्या सोने चांदी में भी ये तेजी आगे बरकरार रह सकती है और ये अपना ऑल टाइम हाई जो बनाए थे उन्होंने वो तोड़कर आगे निकल जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे, या अभी आप इसे टेम्परेरी कहेंगे और कहेंगे कि अभी और कुछ हफ्ता 10 दिन और देख लीजिए फिर इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन हो सकता है? विशाल, यूं तो हम इस बारे में कई दफे बात कर चुके हैं, पर ये ऐसी बात है कि जितनी बार करी जाए सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि सोना चांदी का जो अंडरटोन है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोहराऊंगा, वो बुलिश है। क्योंकि जिन कारणों से सोना और चांदी बढ़ता है वो कारण अभी अनुकूल बने हुए हैं, कोई कोई बीच में प्रतिकूल कारण आ जाता है। अब मान लीजिए फेड ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाया तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई दे, परंतु फिर मैं यहाँ जो बात मैंने शेयर मार्केट के लिए कही विशाल, वही मैं यहाँ के लिए कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे आपको सोना चांदी नुकसान नहीं करके देगा। छोटे मोटे करेक्शन, अब देखिए मुझे कोई साहब, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे कोई साहब मिले जिन्होंने पीछे $4134 के ऊपर सोना खरीदा था, उसके बाद क्या हुआ, सोना करेक्ट होकर $4025 तक आ गया। उनका मेरे पास फोन आया कि साहब आप तो बात कर रहे थे, हालांकि मैंने कोई निवेश की सलाह नहीं दी थी ना, मैं अभी दे रहा हूं, मैंने तो सिर्फ रेट बताया था, पर मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाने के चांस है। उन्होंने कहा साहब ये तो मैंने कहा यार आप एक हफ्ते के अंदर कह रहे हो कि नीचे आ गया, तो मैंने आपको एक हफ्ते इन्वेस्ट करने की तो कभी भी बात ही नहीं करी थी, सलाह तो मैंने दूर की बात है। अब वापस जब वो 4160 तक पहुंच गया कल शाम को, उनका फिर मेरे पास फोन आया कि सर आप ठीक कहते थे। अरे मैंने कहा ना तो मैं तब ठीक कहता था ना मैं अब कहता हूं, मैं एक ही बात ठीक बोलता था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहिए। आपको लॉन्ग टर्म ये ऐसा एसेट है जो लंबे सोने के साथ सो जाइए, बिल्कुल लेके सो जाइए, उठिए मत, देखिए मत उसको रात भर खोल खोल के, आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न लाके देगा। और अंडरटोन अभी भी बुलिश है, थोड़ा बहुत बीच में करेक्शन आ सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा विशाल, बिल्कुल भी करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी बहुत होती है, इसमें स्पेकुलेशन बहुत होता है, पर अंडरटोन अभी भी बुलिश बनी हुई है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा टैरिफ को लेकर, रूस और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर। अब खबर यह है कि पिछले 3 साल में सबसे कम रूसी तेल भारत खरीदने जा रहा है। दिसंबर के महीने में 18 लाख की जगह 6 लाख बैरल पर डे क्रूड आयात करने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का असर इसे बताया जा रहा है। भारत अपनी जरूरत की 10% गैस अमेरिका से खरीदने के लिए तैयार हो गया है और रशिया से तेल को आयात करना शायद अब तक के सबसे निचले स्तर की तरफ अब जा रहा है। यानी कि ये फर्क तो हमने देखा है, अमेरिका के टैरिफ और अमेरिका के दबावों का खुलकर भले ही ना कहा जा रहा हो, लेकिन रूस से तेल खरीदना हमने कम किया है। क्या आपको इसका असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर दिखता है और क्या इससे आपको आने वाले समय में टैरिफ और ट्रेड को लेकर बदलाव जो होने वाले हैं उस पर असर दिखता है? बहुत दिनों से सुन रहे हैं विशाल कि डील होने वाली है, डील होने वाली है, कभी ट्रम्प साहब बोलते हैं, कभी हमारे यहाँ से आता है कि वी आर वेरी क्लोज टू डील, वहां से भी मैसेज आता है वी आर वेरी क्लोज टू डील। जब तक हो नहीं जाती डील पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर हाँ देखिए डिप्लोमेसी में कुछ सिद्धांत होते हैं जब दो देशों के बीच में, और उस सिद्धांत का नाम है, जहां तक मैं अपने 35 साल के करियर में समझ पाया हूं, कुछ मान लीजिए कुछ मनवा लीजिए, कुछ बातें उनकी मान ले कुछ बातें मनवा ले। और जहां तक रशिया से कम लेने की बात है, जब सैंक्शंस लगा दिए रोजनिफ्ट पर और लूक ऑयल पर, जो दो बड़ी कंपनी से रशिया जिससे हम लेते थे, जब उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए तो जिन कंट्रीज को हम यहां से तेल प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप वहां पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको यहां पर इंपोर्ट करके क्या करेंगे? तो उस वजह से रशिया को भारत ने कह दिया कि देखिए आप सैंक्शंस आपके ऊपर लगी हैं, हमारे ऊपर तो लगी नहीं है, अब सैंक्शंस लगी हैं तो हमें उतना तेल नहीं चाहिए। मुझे लगता है भारत एक निष्पक्ष तरीके से चल रहा है, भारत नहीं चाहता। देखिए अमेरिका के साथ डील खराब होने से हमारे यहाँ लाखों लोगों की नौकरी खतरे में आई, हमारा हजारों करोड़ का हमारा जो एक्सपोर्ट था वो समाप्त हो गया। आप अगर जमीनी तौर पे देखें तो अगर कहीं पर जाके हमें समझौता करना पड़ रहा है तो इसको कोई हमारी ईगो नहीं है। मुझे लगता है लोग ना इसको ईगो इशू बना देते हैं कि हम क्यों झुके डोनाल्ड ट्रंप साहब के आगे। झुकना नहीं है, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। कुछ बात हमने उनसे मनवा ली, कुछ बात उनकी मान ली, और मानी भी कहां, जब उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो अब जो तेल, समझिए आप, जो तेल हम आयात करते थे
उसको हम प्रोसेस करके उसमें से डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल बनाते थे, उसको हम यहां से एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में। अब उन देशों को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब मुझे बताइए कि उतने तेल को हम इंपोर्ट करके क्या करेंगे? यहाँ पर हमें खाली अपने यहाँ जितनी हमारी कंजम्पशन है वो तो हमारी पहले ही पूरी हो रही थी। और अमेरिका के साथ जहां तक एनर्जी का करार है, देखिए जिस प्रकार अमेरिका अपने बारे में सोचता है ना, खाली अमेरिका को कहते हैं लोग सेल्फिश है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहते हैं अपने अपने हित में काम करता है। तो हमें भी अपने हित में काम करने का पूरा अधिकार है। हम जो एनर्जी अमेरिका से ले रहे हैं, इस बात पे तो आप बिल्कुल विश्वस्त रहिए, ना तो हम महंगा ले रहे हैं, ना हमारी जरूरत के अलावा ले रहे हैं। मतलब हमें जरूरत नहीं है, हम खामखा डोनाल्ड ट्रंप साहब को या अमेरिका को प्रसन्न करने के ले रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितना एनर्जी गैस हम ले रहे हैं, ये हमें वाकई में जरूरत है और उसी भाव पर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है लोगों को लग रहा है कि भाई ये महंगा ले रहे हैं हम क्योंकि ट्रंप साहब को खुश करना चाहते हैं। उसी भाव पे ले रहे हैं जिस भाव पर हम कहीं और से लेते। तो डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलेशन, भारत एक निष्पक्ष देश है और हमारे रशिया से तेल कम करने की वजह से, विशाल, हमारे उससे रिलेशन नहीं खराब हुए। ये किसी के गलतफहमी में ना है कि पुतिन साहब तो भारत आ रहे हैं, बिल्कुल वो बुरा नहीं मान रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। और उधर अमेरिका के साथ हम ऐसे करार करके हम उस ट्रेड डील जो कि आज तक हमें इवेड कर रही है, उस ट्रेड डील के मुझे ऐसा लगता है कि हम और नजदीक आ रहे हैं।